Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Now, in history portion, we are reading about French Revolution. And in our previous videos, we have already read that in 1774, Louis XVI ascended the throne. Louis XVI 1774 में फ्रांस का राजा बना था. At that time, the society was divided into three parts: noble, clergy, and the third estate. And the third estate, which was a poor section, it had to pay all the taxes so that the king could increase the amount of wealth in his treasure. थर्ड एस्टेट जो सबसे गरीब तबका था, राजा के खजाने को बढ़ाने के लिए सिर्फ उसी पर कर लगाया गया और उस थर्ड एस्टेट से राजा, सरकार, चर्च अलग अलग तरीकों से किस तरह से उससे टैक्स कलेक्ट करते रहे. देन वी हैड रेड अबाउट द स्ट्रगल टू सर्वाइव. किस तरह से आम जनता जीने के लिए लड़ रही थी, उनके पास में स्थितियां कैसी थी. Then we had read about the outbreak of revolution. किस तरह से जो लोग थे, जब उन्हें ना तो बराबरी का दर्जा मिल रहा था और ना ही खाना मिल रहा था, तो ऐसी स्थिति में लोग राजा से नाराज हुए और उन्होंने राजा पर आक्रमण किया. पहली चीज़ तो उन्होंने यही करी थी कि थर्ड एस्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित की थी और साथ ही साथ देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था. नाउ विल प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक्स. फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है. मोनार्की जहाँ राजा का राज्य चल रहा हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ राजा राज तो कर रहा है लेकिन संविधान के अनुसार उसको राज करना पड़ रहा है. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. जो थर्ड एस्टेट नेशनल असेंबली के रूप में जिसने अपने आप को घोषित कर दिया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया था और उसे पूरा करने में उसे कुछ समय लग गया और 1791 तक वो पूरा हो गया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. इस संविधान को लिखने का मुख्य मकसद यही था कि राजा के जो पावर हैं उन पर कंट्रोल लगा दिया जाए. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. जो अब तक इकलौते राजा के पास में सारा पावर था और जो समाज नोबल, क्लर्जी और थर्ड एस्टेट के रूप में बटा हुआ था, अब उसके तीन नए रूप आ गए और वो थे लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस तरह से जो फ्रांस जिस पर अभी तक सिर्फ राजा का राज चल रहा था, उसी के अनुसार कार्य होते थे, अब वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसने चलना शुरू की. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. 1791 में जो संविधान बना, उसने ये कहा कि जो नेशनल असेंबली है उसको भी वोटिंग पावर मिले. दैट इज, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली. उसके अनुसार नागरिक अपने प्रतिनिधि या नेता को चुनते हैं और वो आगे जाके देश के लिए या असेंबली के लिए काम करते हैं और असेंबली को पूरी तरह से बनाते हैं. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens, that is, they were entitled to vote. इतना ही नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ 25 साल की उम्र का व्यक्ति जो एक मजदूर की 3 दिन की तनख्वाह के बराबर कर चुका रहा था, उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त था. द रिमेनिंग मेन एंड ऑल विमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. वोट डालने का अधिकार पाने वाले नागरिक को एक्टिव सिटीजन्स और बाकियों को पैसिव सिटीजन के नाम से जाना गया. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर
And then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. इस लिस्ट में आने के लिए या चुनाव में खड़े होने के लिए उस नागरिक को सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति बनना था. The Constitution began with the declaration of the right of man and citizen. इस संविधान की शुरुआत हुई हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के अनुसार. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. हर एक नागरिक को कुछ अधिकार मिले. वो अधिकार क्या थे? वो अधिकार थे, पहला था राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार. फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने सुझाव रखने की आज़ादी. इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हो. एंड इन्हें नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स के नाम से जाना गया. फिर सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि नागरिकों के ये अधिकारों को नेचुरल राइट्स के रूप में सुरक्षित रखे. Now, on the same page, source B and C are given. Kindly read these sources so that you can understand the topics. Later on, there are some political symbols also given. We'll discuss these political symbols. अब जो रेवोल्यूशन हो रहा था, उस रेवोल्यूशन के लिए जिन चुनावी पार्टियों का गठन हुआ, उनके सबके कुछ अलग अलग साइन थे. फर्स्ट, द साइन वाज ऑफ ब्रोकन चेन, एक टूटी हुई चेन का साइन था. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. इस टूटी हुई चेन का मतलब ये था कि जो गुलाम हैं उन्हें दास्ता से आज़ादी दिलाई जाए. सेकेंड, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, एक छड़ियों का गुच्छा. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. इस चिन्ह से ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि एकता में ही बल है. आप अकेले रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है. The next was the eye with a triangle, radiating light. एक ट्रायंगल के अंदर आंख जिसमें से रोशनी निकल रही. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. सबको देखने वाली ये आंख ज्ञान का प्रतीक है और सूरज की किरणें सबके लिए बराबरी से होगी और जो अज्ञानता को दूर करेगी. The next was scepter, symbol of royal power. इस चिन्ह का मतलब था ये रॉयल जो राजसी परिवार के लोग हैं उनका प्रतीक है. Snake biting its tail to form a ring. सांप अपनी पूंछ को काटते हुए जो कि एक अंगूठी जैसा प्रतीत होता है. Symbol of eternity. A ring has neither beginning nor an end. इस चिन्ह का मतलब था कि शुरुआत और अंत कुछ नहीं है, सब बराबर है. The next was the red Phrygian cap. Cap worn by a slave upon becoming free. इस टोपी का मतलब था कि वो मजदूर जो दास्ता से आज़ाद हो चुका है वो ये व्यक्ति. The next was blue, white, red. The national colors of France. ये चिन्ह फ्रांस के नेशनल कलर्स को रिप्रेजेंट करता था. The next was the winged women, personification of the law. इस पंख वाली औरत का मतलब था कि ये न्याय की मूर्ति है. The law tablet. The law is same for all and all are equal before it. कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून की नज़र में एक समान. In this video, we have read about how France that was ruled by king now changed into constitutional monarchy. राजा का राज होने के बावजूद भी फ्रांस में किस तरह से संविधान की रचना हुई.
That's all for today. We'll meet very soon in the next video. Bye bye. Till then, stay safe and healthy.